देखिए, भारत बहुत ही महान देश है, लेकिन यहाँ का राजनीति बिल्कुल भ्रष्ट है। हम जिनको एक जो कहते हैं ना, लोकतंत्र में जिनको चुन के हम उनको महान बना देते हैं, वही देश को डराने लगते हैं। मेरा राजनीति में आना आज सिर्फ उसके उसके लिए सिर्फ एक ही मेरा एक लक्ष्य है या मकसद है, वो कि क्या मैं भारत को मजबूत करने में या भारत के निर्माण में या भारत को एक ऐसा देश, जैसे हम सब लोगों का सपना है ना कि देश बिल्कुल एक गौरवशाली देश हो, महान देश हो, शानदार देश हो। लेकिन यदि हमारी राजनीति इतनी ही घटिया और घिनौनी रहेगी, तब तो ये सफर काफी मुश्किल हो सकता है। तो मैं संक्षेप में यही कहूंगा, दिस इज माई डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट आई स्टैंड फॉर। देखिए, मैं यही कहूंगा कि आज ही का हादसा देखिए ना आप जी, इलेक्टोरल बॉन्ड सबसे बड़ा 1947 के बाद सबसे बड़ा ये भ्रष्टाचार का हमारे सामने एक उदाहरण है। और यदि आप उसको देखेंगे तो अंग्रेजी में हम कहते हैं कैन ऑफ बॉम्ब्स। यहाँ पर यही लगता है कि ढेर सारे कंपनीज पे रेड किए गए, इनकम टैक्स से हो या सीबीआई और ईडी, और उसके बाद उनको कहा गया कि आप पैसे निकालो। अब ये क्या है, कोई बॉलीवुड का फिल्म है जहाँ पर एक सुपारी पॉलिटिक्स हो रहा है क्या? ये कोई अंग्रेजी कोई माफिया फिल्म है लॉस एंजलिस में जहाँ पर कोई गैंग वॉरफेयर हो रहा है? व्हाट काइंड ऑफ अ जोक इज दिस? तो मैं तो यही समझता हूँ कि हमारे प्रजातंत्र का दिन दहाड़े मजाक हो रहा है। आई एम बीइंग वेरी फ्रैंक विद यू। दुनिया के हर शख्स को, भारत के हर नागरिक को ये समझना पड़ेगा कि ये देश जो है ना, वो किसी भी राजनीतिक दल और नेता से बहुत बड़ा है, 1000 टाइम्स बड़ा है। भाजपा आई, मोदी जी आए गए, ये सब चलता रहेगा। कोई नई पार्टी है, कोई नया प्रधानमंत्री होगा, ये भारत का दौर रहेगा। ये ऐसे ही ये जिंदगी का एक परंपरा है। सो वेलकम टू कविशाला। जो इनिशिएटिव है कविशाला का टॉकिंग बुक, उसमें हमारा एक प्रयास रहता है कि जो किताब के पीछे की कहानी है वो हम जो पाठक है, उस किताब के जो रीडर्स हैं, उन तक पहुंचा पाएं, और ऑथर से उस किताब के बारे में, उस ऑथर की क्या कहानी है, उस किताब को लिखने की क्या कहानी है, हम ऑथर से जान पाएं। इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ है संजय झा। सर, बहुत बहुत स्वागत है कविशाला में। अंकुर जी, आपने हमें यहाँ पर आमंत्रित किया। मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझता हूँ। सर, चूंकि आपकी अभी नई किताब आई है 2024 इंडिया इन फ्री फॉल, तो उस किताब में जाने से पहले, चूंकि आपके लाइफ में बहुत सारे टैग्स आपके साथ में रहे हैं, कभी एज अ पॉलिटिशियन, कभी एज एन ऑथर, कभी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, तो आपका अगर बायो आज के दिन में डिफाइन करना हो किताब में जाने से पहले, तो क्या होगा आज का बायो आपका? वैसे अंकुर जी, आजकल जब हमको टीवी में लोग कोई इंट्रोड्यूस करते हैं तो कहते हैं निलंबित कांग्रेस नेता। तो मैं तो ज्यादा आजकल, हाँ। मुझे यदि अपना अपना एक कोई किताब लिखना होता, ऑटोबायोग्राफी, आई वुड हैव कॉल्ड इट सस्पेंडेड। हम्म। लेकिन देखिए, मैं यही सोचता हूँ कि हम लोग देश के नागरिक हैं, देश से हम्म। बहुत प्रेम करते हैं। और मेरा ये सोच है कि देखिए, भारत बहुत ही महान देश है, हाँ। लेकिन यहाँ का राजनीति बिल्कुल भ्रष्ट है। और हर राजनीति दल में कोई न कोई खामियां होती हैं, कोई न कोई कमजोरी होती है। लेकिन कभी कभी किसी देश के दौर में देश को इस बात को स्वीकार करना पड़ता है कि कुछ खतरे जो हैं हम्म। वो अजीब से खतरे होते हैं। हम जिनको एक जो कहते हैं ना, लोकतंत्र में जिनको चुन के हम उनको महान बना देते हैं, वही देश को डराने लगते हैं, वही देश हम्म। में एक तरीके से एक विभाजक राजनीति करते हैं। मैंने जब ये किताब लिखा 2024 इंडिया एंड फ्री फॉल, अंकुर जी, इसीलिए मैंने इसको लिखा क्योंकि जैसे आपके प्रश्न का जो जवाब है कि मेरा अस्तित्व क्या है। हाँ। मैं समझता हूँ कि देखिए, हम लोग काफी एक तरीके से हम लोग खुश नसीब थे कि हम लोग को अच्छा पढ़ाई मिला, हम लोग कॉर्पोरेट करियर काफी काफी दिन चला। लेकिन हम लोग थोड़ा एक जिम्मेदारी भी आती है कि हम क्या दे रहे हैं समाज को। हम्म। यदि यदि ऐसे समाज में जहां पर आप देखते हैं कि 1% लोग के पास लगभग 50% देश का संपत्ति हो, वहां पर इतनी जहां पर आर्थिक असमानता हो, जहां सामाजिक अन्याय हो, वहां पर यदि आप हैं, हम हैं, जो भी हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, एक्टिविस्ट हैं, जो कुछ उद्योगपति हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, बौद्धिक हैं, नौकरशाही में हैं, राजनेता हैं, उन हम्म। सबका जिम्मेदारी है कि आप अपने अनुभव का, अपने हुनर का, अपनी शैली का, आपने जो सीखा है उससे आप आम आदमी के लिए कुछ काम कीजिए। बिल्कुल। मेरा राजनीति में आना आज सिर्फ उसके उसके लिए सिर्फ एक ही मेरा एक लक्ष्य है या मकसद है, वो कि क्या मैं भारत को मजबूत करने में या भारत के निर्माण में या भारत को एक ऐसा
देश, जैसे हम लोग सब लोगों का सपना है ना कि देश बिल्कुल एक गौरवशाली देश हो, महान देश हो, शानदार देश हो। हम्म। और इस देश में ढेर सारे, मैं समझता हूँ कि ऐसे हमारे सामने मौके हैं कि हम वहां पहुंच पाएंगे। लेकिन यदि हमारी राजनीति इतनी ही घटिया और घिनौनी रहेगी, तब तो यह सफर काफी मुश्किल हो सकता है। तो मैं संक्षेप में यही कहूंगा, दिस इज माई डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट आई स्टैंड फॉर। हाँ। ओके। अच्छा, दो चीजें और हैं जो मैं आपके बारे में जानता हूँ। एक्चुअली आप पोइट्री और क्रिकेट को बहुत मतलब पैशनेट है हम दोनों चीजों को लेके। और जब क्रिकेट को डिफाइन किया जाता है इन पोइटिक टर्म्स तो बोलते हैं पोइट्री इन मोशन। तो आज के दिन आपका क्या रिलेशनशिप इन दोनों चीजों के साथ में? देखिए, क्रिकेट का मैं बहुत बड़ा शौकीन था, और जब ये इंटरनेट का ये बूम आया 2000 में, हाँ। तो मैंने सोचा कि कुछ किया जाए। और दुनिया का सबसे नामी वेबसाइट उसमें था ESPN क्रिक इन्फो। हाँ। अब वो अंग्रेज, वो जो था ना, लंदन बेस्ड कंपनी था। हमने कहा कि हम लोग सब कहते हैं कि क्रिकेट का एक तरीके से आप देखिएगा तो घर तो भारत हो चुका है। बिल्कुल। क्रिकेट के देश प्रेमी जो है, जो भारत के, तो बिल्कुल क्रिकेट और बिल्कुल पागल हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं एक भारत में जिस वेबसाइट का जन्म हो जो दुनिया का नंबर 1 बन जाए। हम्म। और इसीलिए हमने क्रिकेट नेक्स्ट शुरू किया, और उसमें वेंचर फंडिंग आई, बहुत बड़ा, बहुत सफल भी हुई। बाद में इंटरनेट क्रैश भी हुआ। हाँ। और और उसके बाद 8 साल के बाद मैंने वो जो टीवी News 18 ग्रुप जो है, जो आजकल उसके मालिक मुकेश अंबानी हैं, हम्म। मैंने उस ग्रुप को अपना पोर्टल बेच दिया 2008 के उस वक्त में। हम्म। लेकिन मेरा रिश्ता क्रिकेट से कभी खत्म नहीं हुआ। हम्म। आज भी मैं क्रिकेट का शौकीन हूँ। और मैं समझता हूँ कि आज जब भारत को देखता हूँ इतना बेहतरीन खेल खेलते हुए, यशस्वी जायसवाल आके नए खिलाड़ी शतक पे शतक मार रहे हैं, तो मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ उसको देखे। तो क्रिकेट के साथ मेरा ताल्लुकात वैसे खत्म नहीं हुआ है। लेकिन मैं अब, न मेरा वहां पर कोई कारोबार है क्रिकेट को लेके, और न मैं क्रिकेट पर पहले जैसे मैं टिप्पणी करता था, मैं वो नहीं करता हूँ। परंतु जैसे हर भारत का नागरिक क्रिकेट के पीछे पागल है, मैं भी हूँ। और आपने कहा पोएट्री, देखिए मेरे पिताजी प्रोफेसर हुआ करते थे, और अर्थशास्त्र के प्रोफेसर थे। और इसीलिए मैं PhD भी इकोनॉमिक्स में ही किया हूँ। ओके। और लेकिन वो एक पढ़े लिखे आदमी थे, जो कहते हैं ना, जो पुराने जमाने के जो एक शिक्षक हुआ करते थे, उसी टाइप के हाँ। थे वो। हमारा घर यदि आप कभी भी आते हैं तो आपको लगता है कि ये कोई लाइब्रेरी टाइप का है। तो हाँ। वहां पर हम लोग जब किताब, हम लोग के अगल बगल में सिर्फ शब्द थे। किताब, कोई भी किताब उठाओ, कुछ पढ़ो, वापस रख दो। जब छोटे थे तो कोई किताब पढ़ती ना, हम लोग किताब के साथ लेकिन हमेशा खेलते रहते थे। किताब में क्रिकेट किताब में ही हुआ करता था। हम्म। लेकिन इसी तरीके से शौक आ गया लिखने का। एंड आई रोट एक्चुअली अ बुक ऑफ पोएम्स विच वाज कॉल्ड व्हेन आई वंडर्ड अबाउट यू। और मैं सोच रहा हूँ कि ये तो काफी पॉलिटिकल बुक है, 2024 इंडिया इन फ्री फॉल। हाँ। लेकिन शायद अगले साल में आई माइट एक्चुअली रिविजिट माई बुक एंड पोएट्री, और शायद जो कविताएं मैंने लिखी हैं वो मैं रखूंगा, लेकिन उसको अपडेट करूंगा मैं बाय अनदर मे बी 15-20 whatever number of poems I can think of। हम्म। और यदि कोई पब्लिशर मिल जाए तो मैं बहुत ही खुश होऊंगा। डन डन। उसमें कुछ फिर से बात करेंगे जब कविशाला पे नेक्स्ट ईयर जब भी आपकी किताब आती है। सर, क्या है 2024 इंडिया इन फ्री फॉल? एक तो है इलेक्शन आने वाला है। क्या समराइज करा है आपने? अगर अगर आपने इस किताब को लिखा नहीं होता, पढ़ा होता, जो आपके रीडर्स हैं जो आपको फॉलो करते हैं, उन रीडर्स को सजेस्ट करना होता है कि ये किताब क्यों पढ़नी चाहिए, उनको क्या कारण है, आपको कुछ पॉइंटर्स बताने होते, तो क्या होते? पहला। दूसरा, क्या है इस किताब में? अंकुर जी, आपके प्रश्न जो है ना, वो इतने अच्छे हैं कि शायद एक जो बड़े नामी एक टीवी एंकर हैं, अर्णब गोस्वामी, उनको आपसे कोई क्लास लेना चाहिए। प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं। प्रश्न छोटा होता है, लेकिन प्रश्न के पीछे निशाना बड़ा मजबूत होता है। देखिए, मैं यही कहूंगा कि आज ही का हादसा देखिए ना आप, अंकुर जी। हाँ। इलेक्टोरल बॉन्ड, हाँ। सबसे बड़ा 1947 के बाद सबसे बड़ा ये भ्रष्टाचार का हमारे सामने एक उदाहरण है। हम्म। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये असंवैधानिक है, मतलब गैर कानूनी है। उसके बाद सरकार ने SBI पर दबाव डाला कि आप इसको पारदर्शिता अ, न दिखाते हुए इसको छुपाने की कोशिश करें। उसके हम्म। बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बकवास बंद करो और चुपचाप इसको इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे डालो। हम्म। और यदि आप उसको देखेंगे तो अंग्रेजी में हम कहते हैं कैन ऑफ वर्म्स।
यहाँ पर यही लगता है कि ढेर सारे कंपनीज पे रेड किए गए, इनकम टैक्स से हाँ। हो या सीबीआई और ईडी, और उसके बाद उनको कहा गया कि आप पैसे निकालो। अब ये हम्म। क्या है, कोई बॉलीवुड का फिल्म है जहाँ पर एक सुपारी पॉलिटिक्स हो रहा है क्या? ये कोई अंग्रेजी कोई माफिया फिल्म है लॉस एंजलिस में जहाँ पर कोई गैंग वॉरफेयर हो रहा है? व्हाट काइंड ऑफ अ जोक इज दिस? तो मैं तो यही समझता हूँ कि हमारे प्रजातंत्र का दिन दहाड़े मजाक हो रहा है। आई एम बीइंग वेरी फ्रैंक विद यू। हम्म। और ये जो है ना, भाषण वासन टेलीप्रॉम्प्टर पर, ये सब कुछ ठीक ठाक है। ये अब मुझे लगता है कि भारत के लोग बहुत जागरूक है, सब कुछ समझ गए होंगे। और मैं दो तीन उदाहरण बताऊंगा व्हाई पीपल शुड रीड द बुक, बिकॉज आई थिंक अंकुर यू आर अ यंग मैन, या। और आपके जितने जो भी दर्शक हैं कविशाला में, वो हम्म। सब भारत के भविष्य हैं। आप लोग अपने आप देखिए, आप लोग को ये समझना पड़ेगा, दुनिया के हर शख्स को, भारत के हर नागरिक को ये समझना पड़ेगा, ये देश जो है ना, वो किसी भी राजनीतिक दल और नेता से बहुत बड़ा है, 1000 टाइम्स बड़ा है। यू नो, हम्म। भाजपा आई, मोदी जी आए गए, ये सब चलता रहेगा, कोई नई पार्टी गई, कोई नया प्रधानमंत्री होगा, ये भारत का दौर रहेगा। ये ऐसे ही, ये जिंदगी का एक परंपरा है, लेकिन बिल्कुल। देश हमेशा के लिए है, हम्म। लेकिन नहीं। और यहाँ पर यदि आप मणिपुर में जो हुआ आज देख लीजिए, 9 महीने के बाद प्रधानमंत्री वहां गए भी नहीं, दंगे, लोग बेघर हो गए, प्रधानमंत्री को वक्त भी नहीं मिला वहां जाने के लिए। हाउ आर वी ओके विद दैट? हाउ आर वी सो कूल विद दैट? बेरोजगारी को देखिए, हम्म। यहाँ पर यूपी कांस्टेबल की जो नौकरी थी, वहां पर 48 लाख गए गए लोग गए नौकरी, जहां पर यूपी के कितने 60,000 यूपी कांस्टेबल की नौकरी के लिए 48 लाख लोगों ने अप्लाई किया, और वो परीक्षा रद्द कर दिया गया क्योंकि एग्जामिनेशन पेपर लीक हो गई। किसानों का देखिए, किसान दूसरे बार बाहर वहां पर चिल्ला रहे हैं कि हमको हमको हमारे साथ कोई न्याय कीजिए। हम्म। एमएसएमई सेक्टर खत्म हो चुका है। सांप्रदायिक तापमान के बारे में जितना कहा जाएगा उतना कम होगा। लिंचिंग हो रही है देश में। ये हम एक आधुनिक देश से ये कहा जा रहा है। इसको इसीलिए मैं समझता हूँ कि भारत इज बिकम अ लॉस्ट डेकेड। यहाँ हम्म। पर जो है ना, मैं समझता हूँ कि लोग यदि सोचे, इतना डर मैंने लोगों में कभी नहीं देखा। जिस तरीके से अल्पसंख्यकों के पीछे ये सरकार गई है, इट्स अनफॉर्चुनेट। डेमोक्रेसी, हम लोग अपने आप को लोकतंत्र और प्रजातंत्र बताते हैं, लोग यहाँ डरे हुए हैं। हम्म। और मैं समझता हूँ कि ये महात्मा गांधी का देश है भैया। और अंकुर जी, इस बात पर गौर कीजिए, ये कितना एक अजीब सा एक हादसा हुआ कुछ दिन पहले। एक भारत के कोलकाता हाईकोर्ट के एक जज, उन्होंने अचानक इस्तीफा दिया, और वो भाजपा में उन्होंने अपने आप को हम्म। नियुक्त किया, उसमें उसके सदस्य बन गए। हम्म। उनको एक टीवी चैनल पर पूछा गया कि भैया आप ये बताइए कि नाथूराम गोडसे और महात्मा गांधी में आप किसको चूज करेंगे? तो उनका जवाब जानते हैं क्या था? हाँ। ये तो हमको सोचना पड़ेगा पड़ेगा। हाँ। बॉस। भारत के यदि जजों का ये हाल है, जब धर्म के साथ, मजहब के साथ राजनीतिकरण किया जा रहा है, तो मैं तो सबसे हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा, भैया देश को देखिए। ये छोटी मोटी चीज को लेके जो हमको बहकाया जाता है दिन रात टीवी चैनल से, टीवी चैनल का इसमें बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ कि योगदान है। जिस तरीके से हम्म। भूमिका रहा है, बिल्कुल नकारात्मक रहा है। ये जो है ना, नफरत फैलाने में टीवी चैनल और राजनीतिक दल दोनों के बीच में एक महागठबंधन है। हम्म। और हम्म। इसमें ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, सब लोग लगे हुए हैं। सो मैंने जब ये किताब लिखा ना, ये काफी दर्द के साथ मैंने लिखा है। दिस इज हम्म। नॉट अ लव स्टोरी, इट इज अ ट्रेजिक स्टोरी। एंड इट्स अ ट्रेजिक स्टोरी बिकॉज आई फील कि इंडिया का भविष्य जो है, यदि हम लोग अपने प्रजातंत्र को नहीं बचा पाएंगे, तब मैं समझता हूँ कि देश का भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता। और हम सबसे बड़ी जो गलतफहमी कर रहे हैं, वो ये कहते हैं कि यार चुनाव हो रहा है हम्म। मतलब प्रजातंत्रो है। अरे भैया, पुतिन के भी रशिया में चुनाव हो रहा है, और सब जानते हैं कि पुतिन जी आ रहे हैं राष्ट्रपति बन के। समझे? तो इसीलिए बोले इलेक्शन कमीशन पर प्रश्न है आज, इलेक्टोरल बॉन्ड पे प्रश्न है। हम्म। चंडीगढ़ में क्या हुआ देखा ना आपने अंकुर जी? कैमरा के नीचे बिल्कुल। सीधा ऐसा बिल्कुल गोलमाल, कैमरा के नीचे। ये भारत भारत में इतने पढ़े लिखे लोग हैं, आप कविशाला चला रहे हैं। देखिए, किताबों के बारे में हम बात कर रहे हैं, और हमारे राजनेता जो चाहे कर ले क्या? हेरा हम्म। फेरी दिन दिन रात करते रहेंगे, और हम लोग को चुपचाप बैठना है? प्रश्न हम्म। पूछना हमारा हक है। इसीलिए मैंने किताब लिखा है। एंड आई डू होप a lot of you, or young people, your readers, your followers, will read 2024 Indian people.
बिल्कुल, जिन्होंने नहीं पढ़ी है वो किताब पढ़ेंगे। अच्छा, कुछ मतलब पॉइंटर्स हैं या फिर कुछ कुछ सेंटेंसेस हैं जो पिछले 10 साल की जो बाउंड्री रही, 10 साल की सरकार रही, उसमें बार बार निकल के आए हैं। तो मैं आपका कमेंट में भी ये सारे कवर आपने किताब के अंदर किए होंगे, फिर भी मैं दर्शकों के लिए, अगर आपका क्या ओपिनियन इन चीजों को लेके, सबसे पहले तो डिमोनेटाइजेशन, क्या स्टैंड है, आप क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? नोटबंदी घोटाला नंबर 1 है। हम्म। मैं बताता हूं क्यों। सरकार कहती है कि हम काला धन निकालेंगे। हम्म। तो लोगों ने कहा देखिए, भारत के लोग कितने, मैं समझता हूं कि साधारण है हम्म। और बिल्कुल जो है ना विश्वास करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि देखिए, देश में काला धन तो है, यदि मोदी जी हटाएंगे तो हम उनके साथ हैं। हम्म। मोदी जी ने भाषण में कहा हम तो काला धन खत्म कर देंगे, आतंकवाद खत्म कर देंगे, ये खत्म हो जाएगा। अंकुर जी, सारे पैसे वापस आ गए हैं, काला धन नहीं आया। हम्म। 140 लोगों की मृत्यु हो गई लाइन में खड़े होते होते। हम्म। अर्थव्यवस्था नष्ट हो गया, संकट काल की परिस्थिति हो गई, काला धन का एक पैसा नहीं आया। फिर उन्होंने झूठ मूठ का एक बात कहा कि नहीं नहीं नहीं, हम लोग तो इतने शेल कंपनी को हम उसके पीछे छानबीन कर रहे हैं, काला धन आएगा जरूर। हो गया खत्म, वो तो 8 साल हो गए हैं वो डिमोनेटाइजेशन का। हम्म। मेरा आरोप इस सरकार पे ये है, और एक दिन इसकी छानबीन होनी चाहिए अंकुर जी, होगी। मैं बता रहा हूं, एक दिन जब सरकार बदलेगी, हो सकता है 24 में ही हो, इसकी छानबीन होगी कि क्या कुछ लोगों को पहले से मालूम था हम्म। कि ये नोटबंदी का ऐलान होगा, और इसीलिए उन्होंने पहले ही से अपने काले धन को सफेद कर दिया। क्योंकि देखिए, ये कैसे हो सकता है कि काला धन मिला ही नहीं। हम्म। बाप रे, ये तो लाइन में लोग खड़े होके पैसे दे रहे वापस, इनको काला धन मिला ही नहीं, तो गया कहाँ? उधर खटोला में बैठ उड़ गया क्या? हाँ। ओके। अच्छा, फिर दूसरा। पूछिए, और भी पूछिए। हाँ जी, जो दूसरा दूसरा बड़ी चीज पिछले 3-4 सालों में देखने को मिली है, वो किसानों का, और किसानों का जो आंदोलन है, फार्मर प्रोटेस्ट हुआ है, जो जो किसानों की दशा आपने देखी है, मतलब पूरा देश देख रहा है, उसको किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, हम तो समझते हैं कि ये सरकार जो है ना, ये गरीब और किसान विरोधी है। हम्म। ये अमीरों की सरकार है। मैं कोई राजनीतिक बयानबाजी नहीं कर रहा हूँ। जिस तरीके से आप देखिए, बड़े बड़े कंपनीज का, अंबानी का, अदानी का, भारती एयरटेल, वेदांता, सबके स्टॉक्स, महिंद्रा, सबके स्टॉक्स बढ़े हुए हैं। हम्म। बड़े बड़े उद्योगपति के जितने स्टॉक्स हैं, हर कंपनी का बढ़ा हुआ है। स्टॉक मार्केट में मार्केट हाँ। कैपिटलाइजेशन इन्हीं स्टॉक्स से चलता है। हाँ। हाँ। और यहाँ पर गरीब का हालत देखिए, मिडिल क्लास को, ऑयल प्राइसेस जब कम हुए, मिडिल क्लास को कोई सब्सिडी नहीं हुआ। मिडिल क्लास फिर भी बहुत ही ऑयल प्राइसेस दे रहा था, चाहे हाँ। एलपीजी हो या ऑयल पेट्रोल हो या डीजल हो। ठीक है, किसान ने एमएसपी मांगा, ये कहते हैं एमएसपी के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। लेकिन बड़े बड़े कॉरपोरेट को 1,60,000, 1,45,000 का टैक्स रिलीफ 2019 में जो दिया, जो सालाना हट चल रहा है, मतलब पिछले 5 साल में ये सरकार लगभग 7.5 लाख करोड़ कॉरपोरेट टैक्स सेक्टर को टैक्स रिलीफ में दिया है। जो हम्म। आपकी आमदनी हुई थी उसको आपने कॉरपोरेट को दे दिया। उस पैसे के साथ आप गरीब के लिए कुछ नहीं कर पाते हैं। आप मिडिल क्लास के अनएम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ नहीं कर पाते हैं। आप मनरेगा में क्यों नहीं एलोकेट किया? कुछ नहीं। ये सब पूरा देखिए, आप यदि देखें तो किसानों के लिए तो इस सरकार को कोई वक्त ही नहीं रहा। लखीमपुर खीरी में क्या हुआ, सब जानते ही हैं। किसानों को ही कुचल दिया गया। हम्म। इन्होंने कहा जो जो प्रदर्शन कर रहा है वो खालिस्तानी है, वो उग्रवादी है। एक 22 साल की लड़की बेंगलोर में, दिशा रवि, उसको जाके गिरफ्तार कर लिया गया कि वो टूल किट के किसी षड्यंत्र में फंसी हुई है। अब ये सरकार है कि क्या है, भगवान जाने। हम्म। और बड़े डरपोक लोग हैं वो। और देखिए, जो भी दिखाता है ना कि हम 56 इंच की छाती हैं और हम हमारे बिना, हम कुश्ती करने में हम ही नंबर, वो सबसे डरपोक होता है। हम्म। ये सरकार सब हमारे प्रजातंत्र में सबसे कमजोर, निर्बल, कायर सरकार यही सरकार। हम्म। आप आम आदमी के पीछे ही लगे। आपने किसानों को, आपने किसानों की आलोचना की। आज भी किसान खड़े हुए हैं, कोई कुछ कर रहा है उनके लिए? तो मेरा आपसे संक्षेप में यही जवाब होगा, किसान हो, गरीब हो, बेरोजगार हो, दलित भाई हो, आदिवासी भाई हो, अल्पसंख्यक जो भी है हमारे देश के, मुसलमान भाई सबसे ज्यादा, उन सब
के विरुद्ध में ये सरकार ने अपने जो कानून लाए या इनकी हरकत को देखे तो उन्हीं के विरुद्ध रहा है। कोई कुछ कहा सीधे गिरफ्तार कर। अच्छा, प्रेस फ्रीडम तो को मैं समझता हूँ देखते हैं आप, जो मीडिया का प्रेस फ्रीडम का भाई साहब माहौल तो है। अदानी जी ने तो एनडीटीवी खरीदे लिया। अदानी जी ने तो एनडीटीवी खरीद लिया। हाँ। और जितने अच्छे जो हमारे पत्रकार हैं, जो संपादक हैं, वो तो अब यूट्यूब में आ गए। और हम्म, उनका जो यूट्यूब में जो उनका लोकप्रियता है वो अब मेन स्ट्रीम चैनल गया है। याद है बिल्कुल। मेन स्ट्रीम चैनल का तो विश्वसनीयता तो है नहीं, देखने वाले हम्म, होंगे, विश्वसनीयता तो उसका जीरो है। तो हम्म, अब लोग मेन टीवी चैनल में देखते हैं लेकिन विश्वास करते हैं जो यूट्यूब पर है। हम्म, चाहे वो प्रसून जी हो या रवीश जी हो या अभिसार हो या ध्रुव, आप ध्रुव राठी को देख के वीडियो हाँ, बिल्कुल हर रोज वायरल हो रहा है। हम्म, एमएसपी पर उनका वायरल हो गया वीडियो। तो मैं समझता हूँ कि देखिए अंत में भारत के लोग जो है ना साधारण है, भोले हैं, लेकिन उसका यदि आप फायदा उठाइएगा ना हम्म, तो एक दिन जब वो जनता आवाम समझ जाएगी कि हमने जिनके साथ इतना भरोसा किया, जिन पर इतना भरोसा किया, वो हमारे ही साथ विश्वासघात किए, तो वो जनता जवाब देगी। इसीलिए आज जो हमारे एक नेता है हम्म, हर रोज ये डिंडोरा पीट रहे हैं कि हम तो जीतिए गए हैं, हमारा हैट्रिक हो ही गया है। तो हम तो समझे हैट्रिक हो गया है भैया, तो आप चुनाव अभियान काहे कर रहे हैं? अपना भी वक्त मत मत बिगाड़िए। आप भी थोड़े 72 साल के हो गए, थोड़ा आराम कीजिए, हम्म, पैसा बचाइए। और जो पैसा बचा अभियान में वो गरीबों में बांटिए, किसानों को दीजिए, बेरोजगार को दीजिए, मनरेगा में दीजिए। काहे बेकार का पैसा बर्बाद कर रहा है? इसीलिए हम कह रहे हैं भारत की जो जनता जो है ना, आपकी जो युवा पीढ़ी जो है ना अंकुर जी, ये आप लोगों को सोचना पड़ेगा। हम्म, ये सरकार इस भ्रम में है कि हमने युवा को अपने पॉकेट में रखा है। युवा को हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे जो कहते हैं वो युवा विश्वास कर लेते हैं। हमने युवा को बोल दिया कि हमने देश को बहुत महान कर दिया, उसके पहले तो देश आजादे नहीं था। यदि आप इनके समर्थक को सुनिएगा तो लगता है कि 2014 के पहले देश आजादे नहीं था। बिल्कुल। देश की आजादी इनके अनुसार 2014 के बाद हुआ है। तो हम्म, देखिए इतना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जो बेवकूफ लोग हैं जो पीएचडी किए हुए हैं, उनको लगता है कि देश में हम किसी को कुछ कह देंगे लोग उस भ्रम में फंस जाएंगे। लेकिन हम्म, हमको लग रहा है इनको जवाब मिलेगा और 2024 में इनको जवाब मिलेगा। बिल्कुल। अच्छा, एक टर्म और बड़ा फेमस रहा है पूरे इन सालों में, आर्टिकल 370, प्लस एक चीज और जो आपने बुक में शायद कवर की है, जो रिलीजियस पोलराइजेशन है, उसका उस पर क्या कमेंट है आपका? अंकुर जी अच्छा हुआ आपने ये प्रश्न पूछा। देखिए हमारे देश में एक ये हालात इतने खराब हो चुके हैं कि भाजपा जो सत्ताधारी राजनीतिक दल है, हम्म, उनके नेता जो सबसे प्रेस्टिजियस कंस्टिट्यूएंसी है, हमको याद है मैं जब दिल्ली में रहता था तो लोग कहते थे कि साउथ दिल्ली में रहते हो, हाँ, साउथ दिल्ली में रहते हो मतलब तुम्हारी तो तुम तो जिंदगी में कुछ कुछ करके पहुंच गए हो कहीं ना कहीं, आप काफी सफल हो चुके हैं। उस साउथ दिल्ली के जो इनके जो भी इनके संसद के जो इनके उम्मीदवार थे जो चुनाव जीते हैं, उन्होंने संसद में जिस तरीके के भाषा का प्रयोग किया, हम्म, अभद्र, अश्लील, बिल्कुल चौंकाने वाला अपशब्द उन्होंने जिस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल किया, मैं तो समझता हूँ कि भारत का हर नागरिक शर्म से अपना सर झुकाया होगा या झुकाना चाहिए यदि नहीं किया होगा। आपने 20 करोड़ लोगों का हमें दिन दहाड़े अपमान किया और ये सरकार चुप बैठी रही। अब ये कहती है हमने उनको टिकट नहीं दिया। अरे भैया आपने कुछ किया क्या? कुछ कानूनी कार्रवाई किया? अब देखिए हमारे हमारे जो कहते हैं ना कुश्ती के पहलवान महिलाएं, हम्म, चैंपियंस है ना, वो जो हमारे लिए इतनी कीर्तिमान उन्होंने किया है, देश के लिए सफल हुए हैं, उनके उनकी उपलब्धियां के बारे में जितना कहा जाए उतना कम होगा। ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ गेम्स में, एशियन गेम्स में, वर्ल्ड चैंपियनशिप में हम्म, उन्होंने आरोप लगाया एक भाजपा के नेता पर कि उन्होंने हमारे साथ सही तरीके से व्यवहार नहीं किया। और उस पर भी कोई उनसे मिलने के लिए नहीं, प्रधानमंत्री को वक्त नहीं मिला। जब ये लोग चैंपियन वहां से आते हैं तो फोटो ऑप के लिए नंबर वन। भारत हार गया वर्ल्ड कप में क्रिकेट में तो हाँ, सीधा ड्रेसिंग रूम में सीधा पूरा फोटो ऑप चल रहा है, पूरा फोटो ऑप। लेकिन जब जिनको जरूरत के वक्त में उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ खड़े रहिए, तो इनके लिए अपनी राजनीति बहुत बड़ी थी। क्योंकि ये जो राजनेता हैं यूपी की चेस बोर्ड में, यूपी का जो शतरंज का जो एक पूरा जो एक बोर्ड है,
उसमें इनका बहुत महत्वपूर्ण एक भूमिका है भाजपा के लिए। तब जब सरकार इस तरीके की सरकार होगी जो महिलाओं का इज्जत न करे, बिल्किस बानो, आप जानते हैं उनके साथ कितना घटिया, कितना दर्दनाक बेदर्दी के साथ उनके साथ बलात्कार किया गया 2002 में गुजरात दंगों के वक्त में। और जब भारत अपना 75 वर्ष का आजादी का एक सालगिरह को मना रहा है, हम लोग कहते हैं आजादी का अमृत महोत्सव, आपने गुजरात में उन बलात्कारियों को आपने रिहा कर दिया। ये देश की यही नैतिकता है, यही हमारा सिद्धांत है, यही आदर्श है, यही वसूल है। क्या यही गांधी जी सुनकर वो खुश होते क्या? हमें क्या हम बना दिए हैं देश को बॉस। और इनको लगता है कि हम एक पुल बना दिए, एक ब्रिज बना दिए, एक ट्रेन बना दिए, हम तुमको सिलेंडर दे दिए तो क्या एहसान किए हैं क्या? टैक्स पेयर का पैसा है भाई। एक रोड बनाया तो अपने पैसा से गया है आपका। ये 10 साल में कुछ नहीं कीजिएगा क्या? बिल्कुल। और जो किए हैं तो हम बहुत, आप हम पर मेहरबान कीजिए, हमको वोट दे दीजिए। मैं समझता हूँ कि भारत की राजनीति, अंकुर जी सच कही है ना, देखिए मुझे बहुत, मेरे तो आंखों में आंसू आ जाता है कि क्या क्या देश था ये। और मैं तो कहता हूँ 67 years ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस, हमने जो कहा उसको 10 साल में इन्होंने बिल्कुल बर्बाद करके रखा। एक चीज और है जो अभी गवर्नमेंट कहती है, हम लेके आ गए सीए पे, बहुत आंदोलन हुए हैं, बहुत चीजें हुई हैं। अभी फिर से चुनाव आ रहे हैं तो फिर से उसमें कुछ एक्टिविटीज स्टार्ट हो गई। आपका क्या ओपिनियन है सीए को लेकर? किस चीज के बारे में? सीए के, सीएए। देखिए सीएए के बारे में हम तो इतना ही कहेंगे कि ये असंवैधानिक रहता है, लगेगा। ढेर सारे लोग जो विश्लेषक हैं वो जानते हैं कि कभी भी हमारा, यदि आप 1955 का सिटीजनशिप एक्ट देखिएगा, हाँ। उसमें मजहब कहीं नहीं आता, कोई धर्म नहीं आता है। हाँ। आज पहली बार ये कहा जा रहा है कि जो लोग अफगानिस्तान या पाकिस्तान या बांग्लादेश से आएंगे तो सब आ सकते हैं, मुसलमान नहीं आ सकता है। ये धर्म कहाँ से आ गया? ये तो हमारे संविधान में राइट टू इक्वालिटी है अंडर आर्टिकल 14। ये कहते हैं तो लोगों ने पूछा इनको कि आप जो कहते हैं कि नहीं मुसलमान तो मुसलमान देश में जा सकते हैं, तो फिर क्रिश्चियन के लिए भी तो बहुत देश है जाने के लिए, राइट। तो बुद्धिस्ट भी बहुत देश जा सकता है, तो उसको काहे आने दे रहे हैं फिर आप? इसका कोई जवाब नहीं है इनके पास। आप समझ गए ना? सिर्फ मुसलमान को टारगेट करें। और इस बात को भूल जाएगा, ये सिर्फ सीए नहीं है, सीए और एनआरसी का प्रोजेक्ट था, आपको याद होगा। हाँ। जब महामारी के पहले जो विरोध हो रहा था, बिकॉज एनआरसी को लेके उसको उन्होंने एक साथ ही कहा था ना हाँ। कि आप सब लोगों को डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा। और ये लोगों में डर पैदा किया कि देखिए, यदि आपके पास कोई दस्तावेज नहीं होंगे तब तो ये कहेंगे कि आप देश के नागरिक हैं नहीं, आपको डिटेंशन सेंटर में भेजेंगे। अमित शाह ने कहा टर्माइट्स को हम भेज देंगे, फेंक देंगे समुद्र में। अरे कौन है टर्माइट्स भाई? और अब देखिए अभी चुनाव आ रहे हैं, सीधा 4 साल तक जो चुपचाप कोल्ड स्टोरेज में था, अचानक चुनाव के पहले सीए को उन्होंने नोटिफाई कर दिया। अभी समझते क्या है कि देश के लोगों को दिमाग नहीं है क्या? देश लोग पढ़ते नहीं है, समझते नहीं है। सब लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे नहीं है, इनके कुछ जो भक्त हैं वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ते होंगे, बाकी लोग तो अच्छे यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ते हैं। कविशाला के लोग वैसे ही होंगे। बिल्कुल। सबको ये बेवकूफ तो बना नहीं सकते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं ये। जी। हाँ। अच्छा, एक चीज और है कि मतलब क्विकली इसको आखिरी की तरफ ले जाते हैं। मैं चूंकि एक ऐसे आंदोलन से भी स्टार्टिंग में जुड़ा रहा हूँ जो आपकी सरकार के अगेंस्ट हुआ था 2013-14 में, 12-13 में, जो अन्ना आंदोलन शुरू याद है, हुआ याद था। है उस मुझे। समय पे जितनी खुल के सरकार एक विरोध नहीं करती थी किसी भी आंदोलन का, एक बड़े स्तर पे जो आंदोलन हुआ, आज के दिन पे उस तरीके के आंदोलन ना हो पाने का क्या कारण लगता है आपको? सरकार बदली, किस तरीके से सरकार बदलने के साथ साथ वो स्तर भी बदल गया कि मीडिया, ठीक है मीडिया अपनी आवाज नहीं उठा सकती, क्या लोगों की आवाज बंद करके क्या करना चाहती है सरकार? अब आप ये देख लीजिए ना कि उस समय आपको याद होगा अंकुर जी, आपने भी जन आंदोलन में भाग लिया। जी। भ्रष्टाचार के विरुद्ध यदि कोई लोग जंतर मंतर में मिले या रामलीला में मरे और मिले और सरकार कहे कि नहीं आपको मिलने ही नहीं देंगे,
तो सरकार की नीयत और मंशा तो वही पूरी तरीके से जनता जान जाती है। आप देखिए कि यदि यूपीए की सरकार है जिसका मैं समर्थक रहा हूं, आप इसको विरोध करते रहे, क्या हम लोगों ने रोका क्या? अंत में तो बातचीत हुई, एक बिल भी आया, और 2013 में लोकपाल बिल भी आ गया। कुछ लोग ने कहा कि ये और भी अच्छा हो सकता था, और भी सशक्त हो सकता था, लेकिन एक बिल तो आया ना भ्रष्टाचार के विरुद्ध में। अब आप ये देखिए कि वहां पर मीडिया ने तो बहुत मजबूती के साथ और बहुत कठोर शब्द का इस्तेमाल किया उन्होंने सरकार के विरुद्ध। सरकार ने तो किसी को नहीं रोका। चाहे वो विनोद राय का जो बिल्कुल एक मैं तो समझता हूँ कि एक गुमराह करने वाला जो रिपोर्ट्स था, जिसको लेके कुछ हुआ नहीं, सरकार अंत में तो उच्चतम स्पेशल कोर्ट ने उसको फेंके रद्द कर दिया। लेकिन भ्रष्टाचार यदि मुद्दा है तो यदि कोई प्रश्न पूछ रहा है तो उनको पूछने दीजिए। ये सरकार देखिए ना कैसी है, कितनी कायर सरकार है। जैसे लोग प्रश्न पूछते हैं उस पर आरोप लगा देते हैं। आप कोशिश कीजिए, ट्रोल कर देंगे आपको। जब भी हमारे ये प्रोग्राम जाएगा यूट्यूब में, आप देखिएगा गाली से भरा होगा नीचे में। अरे अंकुर ने और संजय ने मिलकर यहाँ पर सरकार के विरुद्ध प्रचार कर रहे हैं ये लोग। समझ गए ना? बिल्कुल। ये जानबूझ के प्रचार कर रहे हैं, यही इनका सोच है। क्योंकि ये इनको लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं है। हाँ। यदि इनको लोकतंत्र में विश्वास होता तो आज ये डर का जो एक माहौल है होता ही नहीं। लोग काहे भयभीत हैं? अरे किसान को यदि आप गाली देते हैं, किसान को आप आरोप लगाते हैं कि तुम देशद्रोही हो, तो आप कैसे सरकार है भाई? किसान के कारण आप खाना खाते हैं अपने टेबल पर बैठ के, और उसी का आप एक तरीके से तिरस्कार करते हैं। ये कैसा आपका बनावटी, बिल्कुल फरेब, पाखंडी हम्म। राजनीति है आपका। हम्म। तो यही मैं बताता हूं कि देखिए सरकार की नीयत जो है ना, हर व्यक्ति का नियत लोग देखता है। काम करने में कभी कोई सफल होता है, कभी कोई ना सफल होता है, बिल्कुल। परंतु कम से कम इच्छा शक्ति होनी चाहिए। हम्म। समझ गए ना? और मैं समझता हूँ कि यहाँ पर बिग मीडिया का तो बात ही मत कीजिए। सोशल मीडिया की ट्रोलिंग होती है, फेक न्यूज भरा हुआ है, झूठ बोलने में ये नंबर वन है। हम्म। व्हाट्सएप में तो पूरा झूठ से झूठ फैला ही जाता है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण और भी झूठ फैलाएंगे। हाँ। ओके, अच्छा, क्योंकि जो साहित्यकार होते हैं, जो लेखक होते हैं, बोला भी जाता है, या फिर पत्रकार होते हैं, वो समाज के लिए आईना होते हैं। वो सरकार के अगर विरुद्ध लिखते हैं तो इसका मतलब ये नहीं किसी की पार्टी के विरुद्ध विरुद्ध जा रहे हैं या किसी विंग के विरुद्ध जा रहे हैं। तो इवन करेक्ट। साहित्यकार या साहित्य के जो मंच है, उनका 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 रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे लगता है कि वो जो समाज में चीजें चल रही हैं, समाज में वो चाहे बुराइयां हो या सॉल्यूशंस कैसे निकल सकते हैं, उसको अपनी लेखनी के जरिए लोगों तक पहुंचाना। मुझे लगता है कि ये प्रयास होता है हर लेखक का, हर साहित्यकार का, और हर पत्रकार की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आप कविशाला को किस तरीके से देखते हैं? देखिए मैं समझता हूँ कि कविशाला जैसे जो आपके जैसे जो लोग हैं, आपका जो ये संस्था है, इसको बढ़ाने के लिए मैं समझता हूँ कि भारत का हर हर शख्सियत हम्म। आपके साथ खड़ा रहे। देखिए देश में पढ़ने वाले लोग खत्म हो रहे हैं। आजकल लोग टीवी या व्हाट्सएप या सोशल मीडिया ही पे रहते हैं। किताब कितने लोग पढ़ते हैं? अखबार कितने लोग पढ़ते हैं? लाइब्रेरी कितने लोग जाते हैं? चिट्ठियां कितने लोग लिखते हैं? हम्म। अखबार कितने लोग वहां पर एक तरीके से कंट्रीब्यूट करते हैं? ये कम होता जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि कविशाला जैसे संस्था, आप लोग तो देश के, मैं समझता हूँ कि सिर्फ पढ़ाई लिखाई को लेके ही नहीं, शिक्षा को ही लेके नहीं, आप लोग तो एक तरीके से देश का एक संस्कार और संस्कृति में आप योगदान कर रहे हैं। क्योंकि जहां पर देखिए, एक एकेडमिक नॉलेज होता है, हम्म। दूसरा होता है इंटेलेक्चुअल नॉलेज। समझ गए? और पोएट्री, मैं समझता हूँ कि यदि आप इतिहास पढ़िएगा तो लोग कहते हैं कि कविता से ही क्रांति होती है देश में। हाँ। देश बदलते हैं, लोगों में एक सोच आता है। समझ गए ना? कि देखिए एक जो कविता है, कविता में पूरी कहानी, जिसके लिए ये जो है एक किताब जो मैंने लिखा है, ये एक कविता में मैं लिखूं तो मैं शायद 2 पेज में लिख दूंगा। हम्म। ये कविता की यही खूबियत है कि आप कुछ ऐसे शब्दों का इस तरीके से आप उसका एक उच्चारण करें, आर्टिकुलेशन करें, जो लोग समझ जाते हैं गाने में, एक कविता में, एक एक कुछ बोल में। तो मैं समझता हूँ कि अंकुर जी, आपको हमारी तरफ से हम बहुत सराहनीय करेंगे, आपका प्रशंसा करते हैं, तारीफ करना चाहेंगे कि आप लोग युवा लोग हैं। अपने, मैं समझता हूँ कि जज्बे के साथ आप लोग बहुत, जो कहते हैं ना, अंदर से आप लोगों का एक प्रेम है इस विषय। आप लोग चाहते हैं कि लोग कविता के बारे में बात करें। आपने मेरी किताब को यहाँ
उसके बारे में चर्चा की। कितने लोग मिलते हैं जो ऐसे बात करना चाहते हैं, जो बहुत लोग करते हैं क्योंकि उनका अपना भी कोई स्टेक होता है, लेकिन आप लोग कर रहे हैं बिकॉज यू वांट पीपल टू नो अबाउट बुक्स एंड पोएट्री एंड वर्ड्स एंड फ्रेजेस। और देश में वार्तालाप गुफ्तगू लोग तभी कर पाएंगे यदि लोग पढ़े लिखे हों। जी आप बिल्कुल। भी जानते हैं कि जो भी समाज में लोग पढ़े लिखे होते हैं, वो हम्म, समाज हमेशा आगे जाएगा। और आप वहां पर बहुत ही एक केंद्रीय भूमिका आप वहां पर एक तरीके से उसका प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आई बिल्कुल। वांट टू से आप लोगों को हमारे तरफ से बहुत बधाई। थैंक यू सो मच सर। और कविशाला का हमेशा प्रयास है कि जो भी संवाद होते हैं, वो चाहे साहित्यिक संवाद हो, चाहे राजनीतिक संवाद हो, या किसी भी तरीके के संवाद हो, वो एक तरफा ना हो। एक लोग बात बोल के ना चला जाए, लोगों तक बहुत बात पहुंचे, और लोग जो भी जिस भी तरीके से रिस्पॉन्स देते हैं उस रिस्पॉन्स को हम लें। तो बात दोनों तरफ से, संवाद दोनों तरफ से होनी चाहिए। यही कविशाला का हमेशा से प्रयास रहा है, वो चाहे वेबसाइट हो, चाहे एप्लीकेशन हो, चाहे सोशल मीडिया हो। थैंक यू सो मच सर। अच्छी बातचीत हुई, और जो भी लोग देखेंगे उनको पसंद आएगी। जिन्होंने भी किताब नहीं पढ़ी है वो किताब पढ़ेंगे, और आप तक जो भी किताब का फीडबैक होगे, जिस भी प्लेटफॉर्म से लेते हो, फीडबैक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू अंकुर जी, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।